इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्या किस प्रकार बनता है। द्रव्य यानी पदार्थ जो है एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल। सामान्य परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है, और इसीलिए वो क्या करता है, विभिन्न अन्य तत्वों से क्या करता है, संयोग करके या फिर बंध बना लेगा और अणु बना लेता है या स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कभी भी एकल परमाणु के रूप में वो नहीं रहता है। परमाणु के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीशीज के रूप में विद्यमान होते हैं, जिसके अंदर एक विशिष्ट गुण होने चाहिए। ठीक है, इसी स्पीशीज में वो रहते हैं, संरचना के अंदर रहते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं, और वो समूह है हमारा अणु। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में कोई बल अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहता है। प्रत्यक्ष रूप में कोई बल होता है जो कि अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़ा रहता है, और वही हमारा बंध रूप में कार्य करता है। वस्तुतः रासायनिक बंध को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, विभिन्न रासायनिक स्पीशीज के अंदर उनके अनेक घटक को, परमाणु, आयनों इत्यादि को संलग्न करने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक बंध कहेंगे। कोशेल लुईस अवधारणा, कोशेल लुईस जो वैज्ञानिक थे, उनकी जो अवधारणा थी इस रासायनिक आबंध के संदर्भ में, उसके अनुसार हम कह सकते हैं परमाणुओं का संयोजन, अर्थात जो रासायनिक आबंध बनना संयोजी इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा, अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहभाजन के द्वारा। सहभाजन यानी कि दोनों की तरफ एक ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक ये देगा, दोनों का जो सहयोग होगा, ठीक है, उसको कहेंगे सहभाजन। तो दोनों का सहभाजन के द्वारा और दोनों के स्थानांतरण के द्वारा ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा और ये भी करेगा। तो इस प्रकार जो रासायनिक बंध बनता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त करते हैं, और अणु, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के, तो वो क्या करते हैं, अष्टक प्राप्त करने की सोचते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की सोचते हैं। ठीक है, इस प्रकार होता है। फिर आ रहे जैसे ये सोडियम क्लोराइड अणु के अंदर सोडियम अपना परमाणु एक संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इस इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन को दे देता है, ताकि क्लोरीन बन जाए, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर ले और सोडियम प्राप्त कर ले नियोन का। ठीक है, इस प्रकार परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा दोनों ही परमाणु अपने अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त कर लेते हैं, एक नियोन का और दूसरा आर्गन का, ऑर्गन का। दोनों के मध्य एक रासायनिक बंध स्थापित हो जाता है और इसी प्रकार एक रासायनिक बंध बन जाता है। ठीक है, फिर आता हमारा दूसरा क्वेश्चन, विभिन्न निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक लिखना हमको। ठीक है, लुईस बिंदु प्रतीक लिखना है। तो इस हेतु हमें पहले तो परमाणु क्रमांक ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। देखिए, Mg का 12 होता है, N है सोडियम का 11, बी बोरोन का हमारा 5 है, और ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7 और ब्रोमीन का 35। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हमने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 के लिए हमारा हो जाएगा 2 8 2, इसके लिए 2 8 1, 5 के लिए 2 3, और इसके लिए 2 6 और 2 5, और इसके 2 8 18 7। अब हम इसको बिंदु रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बिंदु रूप में बाह्यतम कोश के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दर्शाना होता है बस। तो देखिए जिस तरह से Mg के अंदर दर्शा रखा है 2 8 2, तो फिर इसके अंदर हमारा इस प्रकार कर रखा है। ठीक है, फिर Na के अंदर, सोडियम के अंदर कर रखा है इस प्रकार, और बोरोन के अंदर 3 दर्शा रखे हैं। ठीक है, फिर आगे ऑक्सीजन के अंदर 6 होते हैं वायुतम कोश के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर 5 होते हैं, और ब्रोमीन के अंदर इस प्रकार 7 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दर्शाया गया है। ये बिंदुओं को दर्शाना ही क्या है, हमारा बिंदु संरचना होता है। ठीक है, बिंदु संरचना। और ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 2 ही बिंदु आएंगे तभी तो ये 2 बाह्यतम कोश वाला पूरा कर पाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, 2 ही होगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित परमाणु तथा आयनों के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। S और S2 माइनस, यानी कि एक है S परमाणु यानी सल्फर, और दूसरा है इसका ऋणायन 1। ठीक है,
एल्यूमिनियम और एक है एल्यूमिनियम 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उसी प्रकार H जो कि हाइड्रोजन और एक है H- यानी एक ग्रहण करता है हाइड्रोजन भी, एक ऋणायन बनता है। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर हमें लुईस बिंदु प्रतीक लिखने, तो हमारा जो सल्फर का होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है कुल। इसके अंदर हमारे 2 और बढ़ जाएगी तो 18 हो गया। एल्यूमिनियम के अंदर 13 होती है और एल्यूमिनियम 3+ यानी कि 3 त्याग दिया तो 10 ही रहेंगे। और हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है, एक और ग्रहण कर लेने पर इस हाइड्रोजन प्लस माइनस वाले का इस जो ऋणायन है इसका हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है हमारा ये 2 8 6, पहले सल्फर का, फिर 2 8 8 8 और 2 8 3 प्राप्त होता है उसका 13 एल्यूमिनियम वाला, और 2 8 एल्यूमिनियम 3- वाले 3+ वाले का, और हाइड्रोजन का ये इस प्रकार। अब देखिए 6 दर्शा दिया इसके अंदर सीधा। बस अगला ये 2- वाला है जिसके अंदर हमारा देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन दर्शा रखे हैं और इसके ऊपर 2- यानी ऋणायन के रूप में ये लिख रखा है 2-। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये इस तरह की संरचना बनाता है, अन्यथा तो ये होती है। ठीक है, फिर आगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए 3 दर्शा दिए, एल्यूमिनियम 3+, इसके लिए हमारा अब कोई है ही तो नहीं भाई तुमको उसके अंदर, अब यूँ तो 8 है, लेकिन उत्कृष्ट गैस विन्यास के लिए इस प्रकार से इन्होंने नह दर्शा करके एल्यूमिनियम 3+ सीधा ही लिख दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोजन के अंदर 1 दर्शा रखा है और हाइड्रोजन 2 वाले के लिए हमारा 2 दर्शा के एक माइनस चिन्ह इस प्रकार कर रखा है जो कि ऋणायन को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अणुओं तथा आयनों की लुईस संरचना लिखिए। ठीक है, H2S देर का एक सीलियम टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दे रखा है, और एक BeF2 जो कि बेरिलियम डाईफ्लोराइड दे रखा है। इसी प्रकार CO2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर फिर 3- इस प्रकार दे रखा है। एक दे रखा है HCOOH, ठीक है, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम H2S के अंदर कुल, पहले तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए S के हो गए हमारे 6। ठीक है, S के 6 हो गए खुद के, और 2 ये क्रॉस वाले जो हैं वो हमारे हाइड्रोजन के। ठीक है, इस प्रकार दर्शा रखें। फिर या इसके रूप में और भी है, देखिए जो ये 2 दर्शा रखे, इसके अंदर हमारे इस जो ये लाइन रेखा प्रदर्शित की हुई है ये हमारा हाइड्रोजन के दर्शा रहे हैं, और बिंदु रूप में जो है वो हमारा कौन दर्शा रहा है, सल्फर के दर्शा रहा है। ठीक है, आगे हमारा अगला है सील, जो SiCl4 जो है उसका हमारा इस प्रकार दर्शा रखा है। देखिए क्लोरीन के लिए 7 दर्शा रखे हैं, और सिलिकॉन के लिए 4 दर्शा रखे क्रॉस वाले। ठीक है, इस प्रकार। फिर इसके अंदर ये वो वाली बात ऊपर की तरह ही लाइन रूप में लिख रखा है, वो सिलिकॉन के लिए, और क्लोरीन के लिए वो इस प्रकार है ही। ठीक है, अगला BeF2 के अंदर ये क्रॉस वाला Be के यानी बेरिलियम के लिए, और F2F के लिए हमारा 7 दर्शा रखा है। ठीक है, इस प्रकार अगला जो है वो हमारा है CO3 कुछ था, देखिए CO2- यानी CO3 2- यानी कि CO3 जो कि एक ऋणायन रूप में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के हमारे 6 दर्शा रखे हैं, और ऑक्सीजन इसके पीछे और इसके पीछे। अब देखिए कार्बन के ये जो क्रॉस वाले हैं वो हमारे 4 दर्शा रखे हैं, एक ही है, एक ही एक ही है। ठीक है, इस प्रकार दर्शा रखे हैं, और यहाँ पे ये अलग तरीके से भी कर रखा है, तो ये भी इस तरह जिसके अंदर लाइन रूप में है वो हमारा कार्बन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, अगला हमारा था HCOOH जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अगला इसके अंदर हमारा क्या होगा, C कार्बन की जो संयोजकता को दर्शा रहा वो है क्रॉस रूप में, और ऑक्सीजन के 6 हो गए, और इसके भी 6 हो गए, और हाइड्रोजन का एक ही इधर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, जिसके अंदर दे रखा अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए, कमियों को लिखिए। ठीक है, तो अष्टक नियम इसको परिभाषित करना। अष्टक नियम के अंदर क्या होता है कि कोई भी परमाणु हो, चाहे वो बंध निर्माण द्वारा क्या करेगा, अष्टक निर्माण करना चाहता है, अष्टक प्राप्त करना चाहता है, अष्टक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अष्टक नियम वर्ग 18 में उपस्थित अक्रिय गैसों तथा उत्कृष्ट गैसों जो भी तत्व हैं उनको शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इनकी संयोजकता शून्य है, अर्थात इनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैस तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नांकित सारणी के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो नियम के इसके कुछ मतलब नियम के ये जो उत्कृष्ट गैसों के हमारे दे रखे हैं परमाणु क्रमांक और
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखिए। तो हीलियम का 1s2 2 होता है हमारा परमाणु क्रमांक, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा 1s2 हो जाएगा, जो कि पहले कोष में भर जाएगा। फिर देखिए दूसरे कोष के अंदर हमारा नियोन के अंदर 2s2 2p6 जो कि हमारा 8 हो गया, और 2 ये है, इस प्रकार 10 हो गया। आर्गन के अंदर हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, तो इस प्रकार हमारा प्राप्त हो जाता है 18 इसके अंदर प्राप्त हो जाते हैं आर्गन के अंदर। ठीक है, अगला हमारा आर्गन के बाद हमारा है जो कि क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के अंदर हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 और 4p6 इस प्रकार प्राप्त होता है। और ठीक है, अगला देखिए हमारा क्रिप्टॉन के बाद में हमारा जीनोन है, और उसके बाद रेडोन। जीनोन का अंदर हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 और 4p6 4d10 5s2 एंड 5v6 है। ठीक है, इस प्रकार अगला हमारा रेडोन जिसके अंदर 86 होता परमाणु क्रमांक, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p6 4d10 और 4f जो 14 है देर का है, और 5s2 5p6 और 5d10 6s2 एंड 6p6। ठीक, इस प्रकार देर का हमारा आगे का प्रथम सदस्य हीलियम, जिसके संयोजी कोष के अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के अतिरिक्त शेष सदस्यों के संयोजी कोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। सन 1916 के अंदर जी एन लुइस तथा कोसेल ने ज्ञात किया कि उत्कृष्ट गैसों का स्थायित्व इनके संयोजी कोषों के अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों अथवा अष्टक, जो मतलब पूर्ण अष्टक की उपस्थिति के कारण क्या होता है इनका ये होता है। ठीक, इसके अनुसार अन्य तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोष के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह तत्व अपना आदर्श स्थायी रूप प्राप्त करने के प्रयत्न में रासायनिक संयोजनों में भाग लेते हैं, जिससे वे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा अपने समीपवर्ती अग्रगैश की विन्यास के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर सके। इसे अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अष्टक नियम यानी कि उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करना, अष्टक विन्यास प्राप्त करना ही क्या है अष्टक नियम के अनुसार ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर वास्तव में इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक बंधों के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, परंतु कोसेल तथा लुइस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम संयोजकता की तर्क संगत व्याख्या की थी, और ये व्याख्या उपयुक्त दी गई उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित ठीक है थी। लुइस परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी यानी अष्टक, नाभिक तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन युक्त तथा बाह्यतम कक्षकों के रूप में निरूपित किया गया। बाह्यतम कोषों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। उसने ये माना कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो घन के 8 कोणों पर उपस्थित होंगे, जो कि केंद्रीय अष्टी के चारों तरफ, केंद्रीय यानी जो कि मेन परमाणु होगा उसके चारों तरफ घेरे, चारों ओर से घेरे रहते हैं। इस प्रकार सोडियम के बाह्यतम कोष के अंदर उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर उपस्थित रहता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों के अंदर घन के 8 कोणों पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, लुइस ने अभिग्रहित दिया अर्थात नियम दिया कि परमाणु परस्पर रासायनिक बंध द्वारा संयुक्त होकर के अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम एवं क्लोरीन के अंदर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को सफलतापूर्वक देकर के अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करता है, तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना स्थायी अष्टक निर्मित करता है, अर्थात सोडियम तथा क्लोरीन आयन बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार बनते हैं। फिर आगे देखिए, इस प्रकार कोसेल तथा लुइस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे रासायनिक बंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखना, रासायनिक बंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉन के सहभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, सहभाजन यानी शेयर, दोनों ही शेयर करेंगे, इधर वाला भी और इधर वाला भी, जिस तरह की ये NaV और Cl कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार होगा। फिर आ रहा हमारा इस प्रक्रिया के अंदर परमाणु यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ एक Na जो है वही त्याग रहा है, वही मतलब शेयर कर रहा है, ना कि क्लोरीन। क्लोरीन तो अपना ले रहा है, वो कोई त्याग नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हम जो ये बोल रहे हैं ना कि से भाजन करते हैं, से भाजन मतलब दोनों का समान योगदान होगा। वो होता है जैसे कि Cl2 के अंदर तो Cl भी देगा, Cl इधर वाला दोनों भी देंगे, एक ये देगा और एक ये भी देगा। ठीक है, दोनों का योगदान होता है। ठीक है, इस प्रकार
फिर अष्टक नियम का महत्व। अष्टक नियम अत्यंत ही उपयोगी है। इसका महत्व निम्न वर्णित है। अधिकांश अणु अष्टक नियम का अनुसरण करके ही निर्मित होते हैं। क्या करते? अष्टक नियम का अनुसरण करके ही निर्मित होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि O2 है, N2 है, Cl2, Br2, ठीक है, आदि होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में अष्टक नियम का अत्यधिक महत्व है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में अष्टक नियम का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। इससे मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू किया जा सकता है, ठीक है, द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू किया जा सकता। अष्टक नियम की कमियां जो है अत्यंत ही उपयोगी हैं। कमियां भी मतलब बहुत सारी इसकी रह गई थी। वैसे तो ये बहुत ही उपयोगी है, परंतु ये सदैव लागू नहीं कर सकते, अर्थात ये सार्वत्रिक नहीं है। इसके 3 प्रमुख अपवाद मिलते हैं, जैसे कि केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, जिसके अंतर्गत हमारा कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण रह जाता है, जिसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि बेरिलियम के अंदर होता है 2 और 2 4 ही होते हैं, बोरॉन के अंदर 5 ही होते हैं, नहीं 6 ही होते हैं, और लिथियम के अंदर इसी प्रकार से 2 ही होते हैं। तो इस प्रकार से मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक, अष्टक प्राप्त नहीं कर पाते। तो कुछ इस प्रकार अपवाद रह जाते हैं, ये अपवाद है हमारे इस प्रकार से। और तो मतलब जिनके अंदर 8 से कम होती है। फिर विषम इलेक्ट्रॉन अणु, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो विषम होती है। क्या होती है? विषम होती। तो आपको पता ही होगा 8 विषम है नहीं, तो ये तो पक्की मतलब बात है कि फिक्स बात है कि ये क्या नहीं करेगा, अष्टक तो प्राप्त करेगा नहीं। तो यही तो है अष्टक नियम की कमियां। तो इस प्रकार समझ रहे होंगे। तो अष्टक नियम को ये भी एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, या कुछ मतलब कमियां रख रहा है। जैसे कि इसके अंदर एन के अंदर हमारा 7 ही होते हैं, NO2 के अंदर जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 2 और 2 4, और 1 2 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे। तो देखिए कुल कितने हो जाएंगे हमारे, 4 और 5 6। देखिए तो NO2 के अंदर हमारा यूँ होता तो 9 है, 9 होते हैं। NO के अंदर देखिए 3 और 2 हो गए, तो ये 4 ये हो गए, तो 7 होता है NO के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, 2 और 3 और 4 4। तो फिर वैसे यहाँ पर तो संयोजकता भी पूर्ण दे नहीं रखी है इसकी, ठीक है। यहाँ पर कर क्या रखा है कि यहाँ पे ये उप संयोजी बॉन्ड बना रखा है। देखिए 6 तो इसके तो यहाँ पर है, और ये 2 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 दे रहा है यहाँ पे। इसके 2 तो 2 हो गए यहाँ पे, और 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए 4। तो 4 और 3 पे यूँ तो 7 ही होते हैं, ठीक है। इसके भी 7 है, ठीक है। आगे देखिए प्रसारित अष्टक। प्रसारित अष्टक आवर्त सारणी के तीसरे तथा इससे आगे के आवर्ती के तत्वों में आबंधन के लिए तीसरे तथा इससे आगे के आवर्ती के तत्वों में आबंधन के लिए 35 तथा 3p के कक्षकों के लिए अतिरिक्त 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। प्रसारित कक्षकों का मतलब यह है जिसके अंदर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो वो अष्टक तो प्राप्त करते नहीं ना, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि PF5 के अंदर 10 हो जाते हैं, उसी प्रकार SF6 के अंदर खुद के 6, और फ्लोरीन के 6, तो हमारा हो गया 12 है, और इस प्रकार से हो जाता है। फिर देखिए आयनिक बंध बनाने के लिए अनुकूल कारक कौन कौन से होने चाहिए। तो आयनन एंथैल्पी, धनात्मक आयनन एंथैल्पी या धनायन के बनने के अंदर किसी एक परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है, जिसके लिए आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, आयनिक बंध बनाने के लिए आयनिक एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंदर एक बाइतम कोश इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवश्यक होती है वही होती है हमारी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की जितनी कम आवश्यकता होगी, धनायन का निर्माण उतना ही क्या होगा, सरल होगा, ठीक है। यह भी ध्यान रखना। 5 ब्लॉक के अंदर उपस्थित जो भी क्षार धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, वो सारी की सारी क्या सामान्यतः धनायन बनाती हैं, क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनायनों के निर्माण के अंदर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन अब आयनिक बंध के निर्माण के अंदर भाग ले रहे अन्य परमाणु द्वारा ग्रहण करेंगे, और जब वो ग्रहण करेंगे तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वही होगी हमारी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है।
ठीक, तो मतलब जो नहीं, यहाँ पर क्या होगा, आयनिक एंथैल्पी तो होती थी जब मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागते तो जो उत्सर्जित ऊर्जा होती थी, ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा होती थी। और इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा ये अवशोषित करेगा जो, ठीक है, तो इस प्रकार होगा, ठीक है। किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने के अंदर जितनी ऊर्जा विमुक्त होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब त्यागा जाता है तो मतलब ऊर्जा क्या करता है, ग्रहण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, तब वो ऊर्जा क्या कीजिए, त्यागी जाती है, विमुक्त होती है, ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना। वर्ग 17 के अंदर उपस्थित जो भी हेलोजन है उनकी ऋणायन बनने की प्रवृत्ति सर्वाधिक है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अत्यंत उच्च ऋणात्मक होती है। ऑक्सीजन परिवार अर्थात वर्ग 16 के सदस्यों में भी ऋणायन बनने की प्रवृत्ति होती है, परंतु अधिक सरलता से यह संभव नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता द्विसंयोजी ऋणायन बनाने के लिए होती है। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? जालक ऊर्जा किन्हीं भी क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आयनों को अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए जो ऊर्जा हमारे लिए आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में व्यस्त मतलब होते हैं, तथा आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलों के अंदर धनायन तथा ऋणायन त्रिविमीय रूप में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। चूंकि आयन आवेशित स्पीसीज है तथा अतः आयनों के आकर्षण में विमुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा कहलाती है, एंथैल्पी यानी ऊर्जा, ठीक है। इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, विपरीत आवेश वाले आयनों के संयोजन द्वारा जब क्रिस्टलीय ठोस का एक मोल प्राप्त होता है, यानी जिस विपरीत आवेश वाले आयनों के संयोजन द्वारा जब क्रिस्टलीय ठोस का एक मोल प्राप्त होता है, तब विमुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। इसे यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे कि यह दर्शा रखा है, ए प्लस जो कि गैस है, और वी माइनस जो कि गैस, इस प्रकार यानी कि ऋणायन है ये, और एक धनायन है, ए प्लस बी माइनस एस प्लस में जालक ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जालक ऊर्जा का परिमाण अक्की होने पर, अक्की नहीं, आयनिक बंध तथा आयनिक यौगिक का स्तर तो अधिक होता है, ये अक्की नहीं होगा, या शायद तो अधिक होगा, ठीक है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन, यदि निष्कर्ष दे रखा, यदि जालक ऊर्जा का परिमाण तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवश्यक आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होंगे, तब एक स्थायी रासायनिक बंध प्राप्त होगा। इनके कम होने पर बंध का विरचन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं की प्रकृति की व्याख्या VSEPR सिद्धांत के अनुरूप कीजिए। BeCl2, BCl3, SiCl4 एंड AsF5 और H2S और PH3, ठीक है, इस प्रकार दे रखे हैं। पहला हमारा BeCl2, केंद्रीय परमाणु Be के अंदर केवल 2 बंध युग्म हैं तथा कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। इसकी आकृति है वो रेखीय है। अब देखिए BeCl2 जिसके अंदर B और Cl इधर, देखिए वापस देखिए, Be और Cl एक इधर होगा, इसका एक इधर होगा, 7 इसके हैं तो ये 7 लेकर के एक इससे लेकर के अपना बना लेगा, और ये भी एक इसका लेकर के बना लेगा, इसका 4 ही प्राप्त होंगे। और इस प्रकार ये रेखीय बन रही है, जिसके अंदर जो कोण है, आबंध कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। BeCl3 के अंदर हमारा रेखीय नहीं बन के कोणीय कह सकते हैं, अक्षीय कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे त्रिकोणमितीय होती है ऐसी संरचना है, ठीक है, त्रिकोणमितीय, ठीक है। अगला देखिए SiCl4 जिसके अंदर हमारी चतुष्फलकी बनती है, जिसके अंदर 4 फलक बनते हैं, ठीक है। और अब इस चतुष्फलकीय के अंदर ये क्या होता है, 4 बंध युग्म है, 4 बंध युग्म होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है नहीं, बंध युग्म है, ठीक है। फिर आगे देखिए हमारा AsF5 जो है दे रखा है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, आर्सेनिक है। ये As का मतलब है आर्सेनिक, जो धातु होती है आर्सेनिक, उसके अंदर 5 बंध युग्म हैं, कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। इसकी आकृति होगी हमारी
त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय। कौन सी? त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय। ठीक है, आगे ला देखिए H2S केंद्रीय सल्फर परमाणु के अंदर 2 आबंद युग्म है। इसकी भी आकृति हमारी बंकित होगी। अब बंकित किस तरह होती है? बंकित यानी होता है बेंट। बेंट का मतलब झुकी हुई होती है। ठीक है, H2S एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होती हैं, 2 आबंद युग्म। ठीक है, अगला देखिए हमारा PH3 केंद्रीय फास्फोरस परमाणु के अंदर 3 बंद युग्म है और एक भी एकाकी युग्म नहीं है, और इसकी होगी हमारे त्रिकोणमितीय समतल। ठीक है, त्रिकोणमितीय समतल होगी और एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके अंदर। ठीक है, वो है ये 3 बंद युग्म है जो कि बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलक की होती है, तथापि जल के अंदर आबंद कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। विवेचना कीजिए। विकृत चतुष्फलक की होती है तथापि जल के अंदर आबंद कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, तो ये क्यों होता है देखते हैं। NH3 अणु के अंदर नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। NH3 की तो क्या होता है? एक एकाकी युग्म होता है, जिस तरह की यहाँ पे PH3 के अंदर था। जबकि H2O के अंदर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया निम्नलिखित रूप में क्रम में घटती है। ठीक है, इसमें कह रखा है जल के अंदर आबंद कोण यानी बंद कोण जो है अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। वो कारण, उसका कारण यही है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उसके अंदर ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। जिसके अंदर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा, उसके अंदर कोण भी ज्यादा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, ऐसी बात है, क्योंकि वो प्रतिकर्षण होता है। जैसे देखिए क्या होगा, किन्हीं भी 2 ये इस तरह से मतलब ये युग्म है, उनका प्रतिकर्षण होने पर ये दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, किस तरफ चले जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। तो इस प्रकार आबंद जो 2 बंधों के मध्य जो कोण है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार थे पहले बंद जो इलेक्ट्रॉन युग्म थे, वो प्रतिकर्षण के कारण इनके मध्य ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, इस वजह से ये दूर दूर चले जाएंगे और इस वजह से हमारा कोण जो है बढ़ जाएगा। तो H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा होने के कारण क्या हुआ है? कोण भी बड़ा होगा। और ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब हमारा हुआ। फिर देखिए ऑक्सीजन परमाणु के पास अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है होने के कारण H2O के अंदर OH आबंद युग्म, तो मतलब NH3 के अंदर NH उसके अंदर क्या है? एक ही है और इसके अंदर 2 है। अब चाहे इसके अंदर 2 है तो वो 2 इधर से वापस और इधर से ये है, दोनों का प्रतिकर्षण इधर से ये हो रहा है, तो मतलब संतुलन, मतलब इस तरह से ये दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इधर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म और ये एक इधर है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों का जब प्रतिकर्षण होगा तो मतलब कम, वो मतलब जो बंद कोण है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और वहीं NH3 के अंदर एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि उसका प्रतिकर्षण होने पर वो दूर दूर बहुत फैल जाएगा, इस वजह से हमारा जो अवंत कोण है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आबंद प्रबलता को आबंद कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे? आबंद प्रबलता को आबंद कोटि के रूप में, तो आबंद कोटि का पहले तो मतलब जानिए। आबंद कोटि होता है हमारा आबंदों की संख्या, आबंद यानी बंदों की संख्या। ठीक है, बंदों की संख्या होता है हमारा आबंद कोटि। ठीक है, जिसे आबंद क्रम या बंद क्रम भी कहते हैं। आबंद प्रबलता बंद कोटि बढ़ने पर बढ़ती है, आबंद प्रबलता ज्यादा होती है। कोई भी बंद ज्यादा प्रबल होगा अगर बंद कोटियों की संख्या अगर उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये समानुपाती होता है। यदि आबंद विघटन एंथैल्पी अधिक है, ठीक है, तो अधिक प्रबल होगा तथा आबंद कोटि बढ़ने पर एंथैल्पी बढ़ती है। और इस तथ्य पर हम कह सकते हैं कि आबंद कोटि और आबंद प्रबलता क्या है? समानुपाती है, मैंने बताया था। ठीक है, आबंद कोटि बढ़ने पर आबंद प्रबलता भी बढ़ेगी, बस अधिक होगी। और जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं N2 की आबंद कोटि 3 होती है हमारी, और इसकी आबंद एंथैल्पी जो 945 किलो जूल पर मोल होती है। इसी प्रकार O2 की आबंद कोटि 2, तो इसकी आबंद एंथैल्पी 498 किलो जूल पर मोल है। इनमें N आबंद अधिक प्रबल होगा, तो ये ध्यान रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, आबंद लंबाई की परिभाषा दीजिए। किसी अणु के अंदर आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के
बीच की जो साम्य अवस्था दूरी होती है उसको कहते हैं बंध लंबाई। ठीक है, किसी अणु के अंदर आबंधित, जैसे कि तो ये आबंधित है परमाणु, ठीक है, इनके मध्य जो नाभिकों के मध्य की जो दूरी है साम्य अवस्था दूरी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बंध लंबाई कहेंगे। ठीक है, फिर आ रहा आबंध लंबाई के मान सामान्यतः पिकोमीटर में ही मापते हैं या व्यक्त करते हैं। आयनिक यौगिकों में दो आबंधित परमाणुओं के मध्य आबंध लंबाई उनकी आयनिक त्रिज्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। यानी आयनिक यौगिकों में दो बंधित परमाणुओं के मध्य जो बांध लंबाई है वो आयनिक त्रिज्याओं को दोनों को जोड़ करके प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सहसंयोजी यौगिकों में दो बंधित परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई उनकी सहसंयोजी त्रिज्या जोड़ करके प्राप्त की जाती है।